हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 10th की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो पुस्तक चलती है उसमें अध्याय फर्स्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आज अगर हम वर्तमान में देखें तो जो राजस्थान की आरबीएसई द्वारा जारी क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इनमें जो राजस्थान संबंधी जो किताबें चलती है राजस्थान अध्ययन की, उनमें से कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी जानकारियां हैं जो मुख्य हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में काम कर आती है, जिनसे संबंधित हमारे प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए हम इसमें राजस्थान का इतिहास, कक्षा 10th की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इससे संबंधित जो प्रथम टॉपिक है, इसका प्रथम अध्याय है, उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला टॉपिक चलता है राजस्थान का इतिहास सामान्य परिचय। तो हम इसमें बात करते हैं सामान्य परिचय के बारे में। राजस्थान का इतिहास, इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो इसमें एक जानकारी मिलती है कि राजस्थान के लिए 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नाम के विद्वान थे, उन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, जिसकी हमें जानकारी, एक किताब 1805 में इनके मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने दी थी जानकारी भाई। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिन्होंने किया था वो जॉर्ज थॉमस थे। अगली जानकारी है 1829 में राजस्थान को राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा ये कहने वाले व्यक्ति थे कर्नल जेम्स टोड। इनकी एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें इन्होंने राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान शब्द जो कब आया अस्तित्व में, तो स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण हुआ। तो 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान का जब गठन हुआ, वृहद राजस्थान का गठन हुआ, उस समय राजस्थान नाम पड़ा गया। चौथे चरण का नाम था वृहद राजस्थान। तो वृहद राजस्थान में इसका प्रयोग किया गया हमारा राजस्थान शब्द का। राजस्थान शब्द को तो पहले भी प्रयोग किया गया था, सेकेंड चरण में पूर्व राजस्थान, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान और चौथे चरण में वृहद राजस्थान। तो आमतौर पर माने 30 मार्च 1949 को राजस्थान अस्तित्व में आया था। आगे इसमें कुछ टॉपिक और दिए गए, जैसे कि राजस्थान में किस प्रदेश को क्या कहा गया, किस क्षेत्र को क्या कहा गया। जैसे मरु और धानव, मरु और धानव जोधपुर संभाग के जो मरुस्थल के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है मरु और धानव। यही मरु बाद में मरुवार कहलाया और आजकल कालांतर में अगर हम देखें इसको तो इसको कहा गया था मारवाड़। अगला है जांगल शब्द। जांगल शब्द किसको कहते हैं, तो जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए होता है जिस क्षेत्र में समी, खेर, पीलू आदि होते हैं, उस क्षेत्र के लिए जांगल शब्द का प्रयोग होता है। जैसे जांगल शब्द के लिए प्रयोग होने वाला क्षेत्र है बीकानेर, नागौर के आसपास का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा समी, केर और पीलू आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आता है मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश जिसका उल्लेख महाभारत में भी एक राज्य के रूप में हुआ है और इसकी राजधानी थी विराटनगर। महाभारत काल में विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। और आज वर्तमान में देखें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत जो क्षेत्र है वो उस समय का मत्स्य प्रदेश था। आगे हम देखें तो सूरसेन, सूरसेन भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकांश क्षेत्र सूरसेन कहलाता है। कांठल, कांठल किसको कहा जाता है, माई नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग, क्योंकि किनारे को माई नदी के किनारे को कहते हैं कांठा। कांठे कहने की वजह से उसका क्षेत्र जो प्रतापगढ़ के भूभाग का क्षेत्र है वो कहलाता है कांठल। तो माई नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो मध्य का भूभाग है उसको कहा गया है छप्पन का मैदान। अगला है उपरमाल। उपरमाल किस क्षेत्र को कहा गया, तो भैंसरोडगढ़, भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का पठारी क्षेत्र है वो कहलाता है उपरमाल का। उपरमाल का क्षेत्र कहलाता है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है, उपरमाल। फिर आता है गिरवा। गिरवा शब्द किसके लिए प्रयोग, उदयपुर के आसपास का पहाड़ी प्रदेश उसको कहा जाता है गिरवा। अगला शब्द है मांड। मांड आता है जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, मांड। अगला है बागड़। बागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है, बागड़ कहलाता है। हाड़ौती, हाड़ौती प्रदेश किसको कहलाता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इनका क्षेत्र कहलाता है
ये क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। शेखावाटी क्षेत्र, जहाँ शेखावत राजपूत ज़्यादा हुए उसको कहा जाता है शेखावाटी। राव शेखा द्वारा बसाया गया क्षेत्र शेखावाटी। तो शेखावाटी वर्तमान में सीकर, झुंझुनू, चूरू, इन क्षेत्रों का जो क्षेत्र है, इन जिलों का जो क्षेत्र है वो कहलाया शेखावाटी कहलाता है। इसमें आगे की चर्चा की गई इतिहास का काल विभाजन। इतिहास के काल विभाजन संबंधित यहाँ बताया गया है। इतिहास को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। प्राक युग, इतिहास का प्राक यौगिक, प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुई है। मतलब सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का जो काल है उसको कहते हैं प्राग युग, यानी प्राग ऐतिहासिक काल। फिर आया आद्य युग। आद्य युग में देखें तो हम इतिहास का वह काल जिसके साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु या तो वे अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को अभी तक पढ़ना संभव न हुआ हो, उसको हम कहते हैं आद्य युग। मतलब साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन उसको पढ़ना या तो अस्पष्ट है या उनकी लिपि को अभी तक पढ़ना संभव न हुआ, उसको हम कहते हैं आद्य युग। ये युग है हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक का काल कहलाता आद्य युग। सृष्टि के प्रारंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का काल कहलाता है प्राक युग। आद्य युग कहलाता है हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक का काल। फिर आता है ऐतिहासिक युग। इतिहास का वह काल जिसके संबंध में स्पष्ट और सुस्पष्टित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है वो काल कहलाता है ऐतिहासिक काल। जो 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक जारी है उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक युग। तो इतिहास को 3 पार्टों में बांट कर देखते हैं, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग जिसमें जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा है आद्य युग। आद्य युग में होता है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन या तो अस्पष्ट है या उसकी लिपि को पढ़ना अभी तक संभव न हुआ, वो है हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल। और फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जो 600 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक है। 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का जो काल है उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक युग में बांटा गया है। अगला इसमें पढ़ते हैं हम कि मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो एक तो होता है पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक उत्तर पाषाण काल। जैसे पूर्व पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल के बारे में कौन कौन सी कहाँ से जानकारी मिलती है, कहाँ से कौन सी वस्तुएं मिली है पूर्व पाषाण काल से संबंधित। जैसे हम देखते हैं पूर्व पाषाण काल से संबंधित हमें जानकारी जो मिलती है, सर्वप्रथम 1870 में एक व्यक्ति है C.A. हैकेट, उनको सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुटार हैंड एक्स मिली है, मतलब कुल्हाड़ी मिली है, हस्त कुटार कुल्हाड़ी मिली है, किससे, पत्थर से बनी हुई। तो ये पाषाणकालीन युग की जो वस्तुएं हैं उनमें प्राप्त हुई थी सर्वप्रथम 1870 में C.A. हैकेट को, जयपुर और इंद्रगढ़ से। अगला सेटनकार, इनको झालावाड़ से मिला है पूर्व पाषाणकालीन युग के अवशेष। B. आलचीन ने जालोर में उत्खनन किया है जहाँ उनको पूर्व पाषाणकालीन युग से संबंधित जहाँ वो मिली है, वस्तुएं मिली है। राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन सब जगहों से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला है मध्यकाल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल संबंधित जो भी उपकरण मिले वो मिले पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों से, चित्तौड़गढ़ की बेडच नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन, विराटनगर से भी क्या मिले, मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। अगला है उत्तर या नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से संबंधित जितने भी जो उपकरण मिले वो अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर राजस्थान आता है, राजस्थान में धातु काल। धातु काल संबंधित मतलब ताम्रयुगीन कालीन संस्कृति, लोहकालीन संस्कृति, तो इनके अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ताम्रकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए गणेश्वर, नीम का दाना सीकर से, कालीबंगा और हनुमानगढ़ से, गिलुंड राजसमंद से, आड़ एवं जाडोल उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। कुराड़ा डीडवाना कुचामण से प्राप्त हुए हैं। साबणिया व पुगल जो बीकानेर में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नंदलालपुरा
किराड़ोत, चितवाड़ी, जयपुर से भी ताम्रकालीन संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। एलाना जालोर से प्राप्त हुए। बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली सवाई माधोपुर, मलाह भरतपुर, इन स्थानों से ताम्रकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है लोहकालीन संस्कृति। लोहकालीन संस्कृति, राजस्थान में लोहकालीन संस्कृति इनसे संबंधित उपकरण प्राप्त हुए। नौह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। तो हम देखें, जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे की गलानी की भट्टियाँ, अस्त्र शस्त्र के अवशेष मिले। रेड टोंक लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण इसको कहा जाता है प्राचीन राजस्थान का टाटानगर। क्या कहा जाता है? प्राचीन राजस्थान का टाटानगर इसको कहा जाता है। अगला स्लेटी रंग की विचित्रित मृदभांड संस्कृति, पेंटेड ग्रे वेयर PGW, इसके अवशेष विराटनगर व जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नौह भरतपुर आदि स्थानों से इसके अवशेष में प्राप्त होते हैं। इस संस्कृति का उदय हुआ लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ है। स्लेटी रंग की जो चित्रित मृदभांड संस्कृति, इसके अवशेष जोधपुरा जयपुर, विराटनगर जयपुर, विराटनगर से आता है कोटपुतली बहरोड, जोधपुर भी कोटपुतली बहरोड में आने लगे वर्तमान में। सुनारी, नौह, इन स्थानों से स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति संबंधित उपकरण मिले। आगे हम चर्चा करेंगे इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में हम देखते हैं, पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? दृश्यवती, सरस्वती, गग्गड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी और ये लगभग 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है। इसका नाम पड़ा था खुदाई में प्राप्त काली चूड़ियों के कारण। काली और बंगा हम कहते हैं चूड़ियों, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। इसकी खोज जिन्होंने की थी वो थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1952 ईस्वी में। और इसका उत्खनन, कालीबंगा सभ्यता उत्खनन कार्य किया था बीबीलाल बीके थापड़ द्वारा। 1961-62 में इन्होंने इसका उत्खनन किया था। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। कालीबंगा से संबंधित जो उत्खनन किया गया कालीबंगा का, उसमें सभ्यता के 5 स्तर सामने आए थे। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, मतलब इसलिए इसको कहा गया प्राक हड़प्पा सभ्यता। 2 भागों में बांट देते हैं, प्राक हड़प्पा सभ्यता। तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान मिली, इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता के 2 भाग है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। प्रारंभ के 2 स्तरों में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन इसके उपकरण मिले हैं, सामग्रियाँ मिली है। और तीसरे, चौथे और 5वें स्तर में इसके मिले हैं हड़प्पा सभ्यता की सामग्री की समान सामग्री मिली। इसके 2 भागों में बांटते हैं, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा नगर सभ्यता थी। इसमें मकान जो है मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर मकान बनाए जाते। जुते हुए खेत के साग से मिले हैं। खेतों में 2 फसलें उगाई जाती थी। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची जाती है। और कालीबंगा में मिला है कब्रिस्तान मिला है। बच्चे की कंकाल की खोपड़ी में छेद मिले हैं। बच्चे की कंकाल की खोपड़ी में छेद मिले जो मानसिक रोग बीमारी के इलाज का प्रमाण, मतलब शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। अगला, यहाँ से और क्या सामग्री प्राप्त हुई? तो यहाँ से और सामग्री प्राप्त हुई थी खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहरे। तो इस प्रकार हमने यहाँ कालीबंगा सभ्यता के बारे में इसमें देखा कि कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुए और किसने क्या किया। तो कालीबंगा सभ्यता हम जानते हैं कि हनुमानगढ़ जिले में नदी, दृश्यवती नदी, खुदाई, नाम पड़ा इसका खुदाई में प्राप्त काली चूड़ियों के कारण खोज अमलानंद घोष ने 1952 में, बीबीलाल और बीके थापड़ द्वारा 1961-62 में इसका उत्खनन किया गया। इसके सभ्यता के 5 स्तर मिले, जिनमें से पहला और दूसरा प्राक हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन से उपकरण मिले, तो इसलिए इसको प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा गया। 2 भागों में बांटे, तो तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता के समान मिली, इसलिए इसको कहा था हड़प्पा सभ्यता। 2 भागों में इसको बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा नगर सभ्यता थी कि नगर बसा हुआ था। मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर मकान बनाए जाते। जुते हुए खेत के साग से मिले, खेतों में 2 फसल उगाई जाती। बर्तनों का रंग लाल है, जिस पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची जाती है।
कब्रिस्तान मिला, बचे गंगाली खोपड़ी में छेद मिले। प्राय सामान हो गया खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मुहर। फिर हम बात करते हैं आगे आर्ट सभ्यता। आर्ट सभ्यता है उदयपुर जिले में। कौन सा जिला है? उदयपुर जिला। और यह आहड़ या आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी ये सभ्यता। लगभग 4000 वर्ष पुरानी प्राचीन धातुयुगीन सभ्यता है। उत्खनन इसका शुरू किया था 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसके बाद किया था रतन चंद्र अग्रवाल एवं एस.डी. सांकलिया ने। ये जो सभ्यता है ये टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई, इसलिए इसको धूलकोट यानी धूल यानी मिट्टी का टीला कहा जाता है इस सभ्यता को। मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया। धूप में सुखाकर फिर जो ईंटें और पत्थरों का मकान बनाने में प्रयोग किया गया था। और यहाँ के जो मृतक व्यक्ति है उनको गहने और आभूषणों और आभूषणों के साथ ही दफनाते थे। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले। मिट्टी के बर्तनों का सर्वाधिक उपयोग किया करते थे आहड़वासी। आहड़ लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। मतलब यहाँ जो भी बर्तन प्राप्त हुए वो लाल काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे और सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसको कहा जाता है ताम्रवती नगरी। क्यों कहा जाता है? तांबे के औजारों एवं उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण इसको हम कहते हैं ताम्रवती नगरी। यहाँ रंगाई छपाई के क्या मिले? टप्पे प्राप्त हुए रंगाई छपाई करने के। अगली सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता जिला राजसमंद, नदी बनास नदी, अन्य नाम इसका बनास संस्कृति। बनास नदी के तट पर स्थित 2 टीलों के उत्खनन से आर्ट संस्कृति से जुड़ी सभ्यता ये कौन सी है? गिलुंड सभ्यता है जो आहड़ संस्कृति संबंधित है। इसका 1957-58 में बीबीलाल ने उत्खनन किया था और 1998 से 2003 में पुणे के डॉक्टर V.S. शिंदे ने एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जो अमेरिका है इसके प्रोफेसर थे डॉक्टर ग्रेगरी फॉसल ने इसके निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था गिलुंड सभ्यता का। गिलुंड सभ्यता से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। गिलुंड सभ्यता से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिसमें सादे काले, पालिशदार, भूरे, लाल और काले। इस प्रकार 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे हमें गिलुंड सभ्यता से। इसमें यहाँ पर आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया था मकान बनाने में। जैसे हम देखें कालीबंगा में धूप से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया था मकान बनाने में। आहड़ में भी धूप से पकाई हुई ईंटों का और पत्थरों का प्रयोग किया था मकान बनाने में। लेकिन गिलुंड यहाँ के जो लोग थे ये आग में पकाई ईंटों का प्रयोग करते थे मकान बनाने में। यहाँ प्रमुख मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ ये प्रमुख सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। इस सभ्यता का काल माना जाता है लगभग 1900 से 1700 ईसा पूर्व का काल माना जाता है इस सभ्यता का। और इसको ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं गिलुंड सभ्यता से। तो गिलुंड सभ्यता है राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद, बनास नदी के किनारे, इसलिए इसको बनास संस्कृति आर्ट संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। 57-58 में बीबीलाल ने और 1998 से 2003 में पुणे के डॉक्टर V.S. शिंदे ने तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर ग्रेगरी फॉसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया था। आग में पकाई हुई ईंटों के प्रयोग होता था यहाँ मकान बनाने में। 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्रमुख जो भी सामग्री मिली वो मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ और इसको ताम्रयुगीन सभ्यता का अवशेष में मिले यहाँ से। अगली है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। नदी कौन सी है? कोठारी। उत्खनन 1967 से 70 ईस्वी तक V.N. मिश्र के निर्देशन में। सभ्यता का समय लगभग 5000 ईसा पूर्व। सभ्यता का समय माना जाता है लगभग 5000 ईसा पूर्व। तांबे के उपकरण व छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। तांबे के उपकरण छेद वाली सुई सबसे यहाँ महत्वपूर्ण एक सामग्री मिली है यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भाई कृषि और पशुपालन, राजस्थान में कृषि और पशुपालन से संबंधित जो भी जानकारी मिली सर्वप्रथम जानकारी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले इस चीज़ के? बागोर सभ्यता से। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र था बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता थी कोठारी नदी भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। और इसका उत्खनन किया था V.N. मिश्र ने 1967 से 1970 के मध्य। अगली आती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है जिला। किस नदी के किनारे? कांतले नदी के किनारे। उत्खनन इसका किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। लगभग ये ताम्रयुगीन
2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। यहाँ से तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों और पात्रों में 99% तांबा है। तांबा कितना पाया था? 99% पाया था यहाँ के उपकरणों, बर्तनों या पात्रों में। यहाँ तांबे के आयुध उपकरण खूब मिले हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन्हें कृष्णवर्णी मृत पात्र कहते हैं, जो काले और नीले रंग से सजाए हुए हैं। यहाँ से तांबा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दो जगहों को यहाँ से क्या पुकारा जाता? तांबा भेजा जाता था। तो गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कही जाती है गणेश्वर सभ्यता, जो नीम के थाना सीकर में है, कांतली नदी के किनारे है। उत्खनन चंद्र अग्रवाल ने किया। लगभग 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। तांबे के आयुध उपकरण मिले। यहाँ जो तांबा प्रयोग में लिया था उसमें 99% तक प्रतिशत तांबा है यहाँ के उपकरणों और पात्रों में। और यहाँ से तांबा कहाँ भेजा था? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। अगला है भीनमाल सभ्यता। भीनमाल सभ्यता कहाँ है? जालोर। भीनमाल सभ्यता जालोर। उत्खनन इसका किया था आर.सी. अग्रवाल ने। और भीनमाल का प्राचीन नाम मिलता है हमें श्रीमाल। और यहाँ से रोमन एम्फोरा, सुरापात्र व एक यूनानी सुरई मिली है। कहाँ से मिली है? भीनमाल। भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। ये सभ्यता कहाँ से मिली? जालोर भीनमाल से। भीनमाल का नाम, प्राचीन नाम है श्रीमाल। और यहाँ से रोमन एम्फोरा, सुरापात्र और एक यूनानी सुरई मिली है। अगली है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में। यहाँ से बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता, मौर्य काल के अवशेष मिले यहाँ से बेराट सभ्यता से। इसका उत्खनन करने वाले थे दयाराम साहनी, नीलकंठ बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। यहाँ से गोल मंदिर, अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है। यहाँ से अशोक का एक भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था कौन? अशोक। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगली सभ्यता बालातल सभ्यता। बालातल उदयपुर में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देश में उत्खनन में एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई, जो है बालातल उदयपुर में। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त हुए। इसके अलावा राजस्थान में और भी अन्य सभ्यता स्थल है, जिसमें हम बात करते हैं। जैसे रंगमहल है हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, बरौर श्रीगंगानगर में, तिलवाड़ा बालोतरा में, पहले आती थी बाड़मेर में, जोधपुरा पहले जयपुर जिले में आती थी, वर्तमान में आती है कोटपुतली बहरोड, सुनारी झुंझुनू में, नोए भरतपुर नगर टोंक में। इस प्रकार ये राजस्थान संबंधित सभ्यता स्थल है। तो इस प्रकार हमने इसका जो राजस्थान की कक्षा 10 की राजस्थान का अध्ययन, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा इसमें राजस्थान का इतिहास, इससे संबंधित हमने कुछ जानकारी इसमें पढ़ी। अगली जो जानकारी इसमें दी हुई है पहले टॉपिक में, उसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब इस वीडियो में हमने क्या क्या चर्चा की? तो इस वीडियो में हमने देखा कि राजस्थान की सामान्य परिस्थिति संबंधित हमने बात की। भाई राजस्थान शब्द के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान ये प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने, एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और फिर हमने बात की 30 मार्च 1950 को राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर हमने बात की कि राजस्थान में और भी जो प्रदेश हैं, जो क्षेत्र है, उनको और क्या कहा, जैसे मरुधान है, जोधपुर संभाग का आसपास का क्षेत्र है। जांगल शब्द का प्रयोग किसके क्षेत्र के लिए किया जाता है? जहाँ समी, केर, ये पीलू आदि होते हैं। तो इस प्रकार हमने राजस्थान संबंधित इसमें जानकारी देखी। अगली जानकारी हम अगले वीडियो में इसमें देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।